Good morning, class 6. So, today we are going to start a new chapter in your history book, and the chapter is Ashoka, the emperor who gave up war. तो हम इस चैप्टर में we will learn about अशोका. अशोका के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो हम अशोका एम्परर, जो एम्परर हुआ होता था उस ज़माने में, उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने किस तरीके से हु गेव अप वॉर, मतलब उन्होंने कब उनकी ज़िंदगी में वो समय आया, वो टाइम आया जब उन्होंने लड़ाई करना, युद्ध करना बंद कर दिया. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन एम्पायर क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड डायनेस्टी. इसके अलावा मौर्यन एम्पायर किस तरीके से राइज हुआ इंडिया में. अशोका के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के कालिंगा वार के बारे में. इसके अलावा अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे जो वो लिखवाते थे, उनकी टीचिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे. और उनका एक बहुत फेमस टीचिंग हुआ करता था धम्मा, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. ओके. अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. जैसा कि आप समझ रहे हैं, एन एम्पायर, एम्पायर को हिंदी में आप बोलते हैं साम्राज्य. तो साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे. साम्राज्य होता क्या है. साम्राज्य इज़ अ वेरी बिग किंगडम. ठीक है. तो साम्राज्य किंगडम से बहुत बड़ा होता है. अगर आप देखेंगे, जो एम्पायर होते हैं वो किंगडम से बड़े होते हैं. किंगडम मतलब, किंग का मतलब होता है राजा और डम का मतलब राजा का राज्य. तो यहाँ पे राजा के राज्य को किंगडम बोला जाता है, लेकिन जो एम्पायर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है किंगडम से. The lions that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. अगर आपने देखा होगा, जो हमारे जो नोट हैं, जो हमारे करेंसी के नोट्स हैं, रुपए, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक साइड में आपको क्या नज़र आता है, एक लॉयन नज़र आता है. एंड जो ये लॉयन है वो, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है. तो ये जो स्कल्पचर है ये एक्चुअली सारनाथ में प्लेस किया गया है ऑन अ मासिव स्टोन पिलर. बहुत ही बड़े स्टोन पिलर में इसको प्लेस किया गया है. सो ये जो स्कल्पचर है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 एशियाटिक लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक. 4 इसमें लॉयंस हैं जो एक के पीछे खड़े हुए हैं, जो जिसको अगर आप देखेंगे तो 3 ही नज़र आते हैं आगे से, लेकिन पीछे से भी एक है. सो इट वॉज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन अशोका पिलर. बहुत बड़े पिलर में इसको रखा गया है. And by whom it was placed by the great emperor Ashoka himself. और सारनाथ वाराणसी यूपी में बहुत फेमस जगह है, वहाँ पर इसको म्यूज़ियम में रखा गया है. चलिए इसकी एक झलक देख लेते हैं. तो इस स्कल्पचर को वाराणसी सारनाथ में, जो यूपी में है, वहाँ पे बहुत अच्छे से संभाल के रखा गया है. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर बिकॉज ये हमारे एम्बलम में भी इसको फॉलो किया गया है. जो हमारी नोट्स हैं, जो हमारी करेंसी है, उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है. ठीक है. और ये बनाया अशोका ने था. सो अब हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. तो जो अशोका थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स हुआ करते थे. बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस रूलर हैं, रहे हैं इंडिया में. और हिस्ट्री में इनका कई जगह आपको नाम मिलेगा. और इनकी एक खासियत ये थी कि ये जो अपने इंस्ट्रक्शन से, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो वो चीज़ें फॉलो करते थे, वो इंस्क्राइब करते थे पत्थरों में, सरफेसेस में और कई जगह में. इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कोई चीज़ लिखना. तो वो सारी की सारी जितने भी अपनी उनकी इंस्ट्रक्शंस होते थे, जितने भी जो वो लोगों को फॉलो करने के लिए बोलते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उनकी जो टीचिंग्स थी वो उन्होंने इंस्क्राइब करी है रॉक सरफेसेस पे, पिलर्स पे. और अशोका पिलर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, द लॉयन कैपिटल, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. So इससे पहले कि हम ये पता लगाएं कि वो उनके क्या क्या inscriptions थे, हम ये पहले जानेंगे कि उनका जो एम्पायर था, उसको एम्पायर क्यों बोला जाता था और वो कितना बड़ा था. ओके.
The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. So आज से 2300 साल पहले अशोका के ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डायनेस्टी जो जिसको मौर्यन डायनेस्टी बोलते थे उसको उन्होंने यहाँ पे चलाया. ओके, इट वाज रूल, उन्होंने उसको रूल किया. चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य. और चंद्रगुप्त के ज़माने में ही जो हम बहुत नाम सुनते हैं चाणक्य कौटिल्य के बारे में, तो उस ज़माने में चंद्रगुप्त के एम्पायर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था उनका, बहुत ही ज़्यादा उनको वाइज माना जाता था चाणक्य को. और चाणक्य, मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. तो इसी दौरान क्या हुआ था, अर्थशास्त्र करके बुक लिखी गई थी जिसमें चाणक्य ने अपनी जितनी भी आइडियाज़ थे उन्होंने उसको लिखा था उसमें. तो बेसिकली हमें इससे ये पता चलता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो किसने शुरू करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने. और उनके टाइम में ही चाणक्य और कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य बोलते थे या कौटिल्य भी बोला जाता था, उन्होंने बुक लिखी अर्थशास्त्र. नाउ विल कम टू डायनेस्टी. ये डायनेस्टी होती क्या है, हम डायनेस्टी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, पर डायनेस्टी का मतलब क्या होता है. When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a डायनेस्टी. जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक रूलर बनते जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायनेस्टी. तो इससे आपको समझ में आएगा कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब उन्होंने रूल करी कोई जगह, उसके बाद जब वो मर गए तो उनके बेटे ने रूल करा, और जब उनके बेटे मर गए तो उनके बेटे अशोका ने रूल किया. तो एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो रूलर्स बनते जा रहे हैं. तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी. द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स. और ऐसी एक डायनेस्टी थी मौर्य डायनेस्टी जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार एंड बिंदुसार सन अशोका. सो जो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोका. There were several cities in the empire marked with black dots on the map. These included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला and उज्जैन. तो इस एम्पायर में, इस डायनेस्टी में, मौर्य डायनेस्टी में बहुत सारी सिटीज़ थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी. जो सिटीज़ थी वो आपको, अगर आप इस मैप में देखोगे, ये जो मैप है इसमें देखोगे अगर आप, जो ब्लैक डॉट से मार्क किए गए हैं वो थी सेवरल सिटीज़ इन दी Mauryan Empire, Mauryan Dynasty. All right. These included the capital पाटलिपुत्र. तो इसी में ही पाटलिपुत्र, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी. अगर आप देखेंगे तक्षशिला भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड उज्जैन, और कौन सी, उज्जैन जो यहाँ पे दिखी गई है. तो ये 3 सिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी उस एम्पायर में. तक्षशिला वॉज अ, क्यों होती थी अब वो भी हम देख लेते हैं. तक्षशिला वॉज अ गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया. तो तक्षशिला जो थी वो गेटवे थी, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे आर्मीज़ वगैरह उसी रास्ते से आते थे, और कहाँ की तरफ जाते थे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया ऑल्सो. और जो उज्जैन था वो क्या था, इट ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो कोई भी लोग जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आते थे या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते थे तो उज्जैन बीच में पड़ता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी. मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़. और ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर इन सिटीज़ में कौन लोग रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, और क्राफ्ट पर्सन्स, जो बेसिकली ये लोग यहाँ पे रहते थे. इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट, प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. और कई ऐसे हिस्से भी थे, कई ऐसी जगह भी थी मौर्यन एम्पायर में जहाँ पर कौन रहते थे, फार्मर्स रहते थे, किसान रहते थे, और हर्डर्स जो कि चराने वाले, गाय भैंस चराने वाले लोग रहते थे. और कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ सिर्फ जंगल हुआ करते थे, और वहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जो जंगलों में क्या करते थे, जो फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था उसको कलेक्ट करते थे. जैसे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, या फिर कुछ किसी तरीके के फल हो गए, या फिर कोई औषधि हो गई,
या फिर लकड़ी हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती थी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती थी। इसके अलावा वो एनिमल्स को भी हंट करते थे अपने खाने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट languages. They probably ate different kinds of food and wore different kind of clothes as well. तो हर एक पार्ट में जो लोग होते थे, जो पीपल, जो कॉमन लोग रहते थे, वो अलग तरह तरह के लैंग्वेजेस बोलते थे, और कई जगह ऐसा होता था वो अलग अलग तरीके के खाना भी खाते थे और अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते थे। सो टू कंक्लूड, जो एम्पायर था, जो मौर्यन एम्पायर था, उसमें अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके के कल्चर, अलग अलग तरीके के प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन फॉलो की जाती थी। ठीक है, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, एम्पायर बहुत ही बड़ा था, तो तरह तरह के लोग वहाँ रहा करते थे। अब नाउ वील कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। तो एम्पायर और किंगडम में एग्जैक्टली डिफरेंस होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है। एम्पायर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और किंगडम उतना बड़ा नहीं होता। एम्पायर को हम हिंदी में साम्राज्य बोलते हैं और किंगडम को हम बोलते हैं राजा का राज्य। अब जो किंगडम को जो रूल करने वाला होगा उसको हम क्या बोलते हैं, किंग, राजा, और जो एम्पायर को रूल करता है उसको हम बोलते हैं एम्परर। ओके, जो पहला डिफरेंस है वो है emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies। तो जैसा कि अभी आपने मौर्यन एम्पायर देखा, पूरा का पूरा इंडिया में इतना बड़ा वो था, इतने सारी सिटीज़ और इतने सारे लोग रहते थे वहाँ, तरह तरह के ऑक्यूपेशन वाले। तो एम्परर्स जो होते थे, जो एम्पायर के रूल करने वाले होते थे, जो एम्पायर को रूल करते थे, एम्परर बोलते हैं उनको, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज, मतलब ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी एज़ कम्पेयर टू द किंग्स, राजा से। क्यों? क्योंकि एम्पायर्स बहुत बड़े होते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मी चाहिए होती थी। अगर कोई एनिमी आ गया, अगर कोई दुश्मन आ गया, तो बहुत ज़्यादा आर्मी भी चाहिए होती थी अपने एम्पायर को बचाने के लिए। सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक सबसे पहला कि एम्परर्स आर बिगर देन किंगडम्स एंड emperors need more resources than the kingdom. So also they need a large number of officials who collected taxes। और उनको, जैसा कि आपको पता है, पुराने ज़माने में पैसा भी कैसे आता था, जो टैक्सेस कलेक्ट करा किया करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे। तो अब एम्पायर बड़ा है तो वहाँ पे सिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, लोग भी ज़्यादा होंगे, तो ऐसे में जो ऑफिशियल्स होते थे, जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे इन लोगों से, उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एन एम्पायर एंड अ kingdom. Now we'll come to the ruling the empire. As the empire was so large, different parts were ruled differently. जैसे आपको पता है कि अलग अलग तरीके की सिटीज़ होती थी पूरे एम्पायर में, तो हर एक जो पार्ट होता था एम्पायर का वो अलग तरीके से रूल किया जाता था, अलग अलग तरीके से। ज़रूरी नहीं था कि एक ही जैसा तरीका हो रूल करने का। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। अब जैसे मैंने बताया था, पाटलिपुत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी मौर्यन एम्पायर में, वो जो थी वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थी, कौन रूल करता था उसको डायरेक्टली, जो एम्परर था वो उसको डायरेक्टली रूल करता था। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons and ट्रेडर्स। इसका मतलब था कि ऑफिशियल्स भी थे जो कि जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। वो लोग कौन हुआ करते थे, फार्मर्स होते थे ज़्यादातर, हर्डर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स होते थे जो कि और ट्रेडर्स जो सामान खरीदते बेचते थे। तो इन लोगों से जो ऑफिशियल्स होते थे टैक्स कलेक्ट करते थे। These people who lived in villages and towns in the area, और ये जो लोग थे फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स, ये विलेजेस में रहते थे या फिर जो वहाँ के टाउन्स हुआ करते थे वहाँ रहते थे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। और ऑफिशियल्स को ये उनको ये अलाउड था कि अगर कोई ऐसा कोई इंसान है जो टैक्स नहीं दे रहा है या कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो उनको उसी वक्त पनिश भी कर देते थे। तो ऑफिशियल्स के पास बहुत पावर हुआ करती थी। मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। इन ऑफिशियल्स को जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको सैलरी, मतलब महीने का जो सैलरी होती थी वो भी मिलती थी।
मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब मैसेंजर भी हुआ करते थे इस एम्पायर में। वो मैसेंजर्स मतलब क्या करते थे वो मैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाते थे, ठीक है। एंड स्पाइस मतलब आपको पता है कौन होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं जासूस। वो क्या करते थे, जो ऑफिशियल्स थे उन पे कड़ी नज़र रखते थे कि वो ढंग से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम विद द हेल्प ऑफ मेम्बर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। और इस तरीके से जो उसके एम्परर होते थे वो सबको सुपरवाइज करते थे, किसकी हेल्प से, अपने जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स, उन्हीं की फैमिली के मेंबर्स होते थे, उनको वो जगह जगह में तैनात करते थे, उनको रूलर बना देते थे सिटीज़ का। और कुछ सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, उनकी मदद से वो पूरा का पूरा एम्पायर रूल करते थे। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। तो क्या होता था, कुछ एरियाज़ उन्होंने बना दिए थे, तो ये जो एरियाज़ होते थे वो जो एम्परर होता था वो रूल करता था फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल, मतलब एक कैपिटल में बैठ करके, एक सिटी में बैठ करके, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन उस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हुआ करती थी, वहाँ से वो इनको रूल करता था। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed। तो जैसा कि बताया, जो एम्पायर होता था, जो डायनेस्टी होती है, वो अपने ही फैमिली के मेंबर्स को राजा बनाती है। तो यहाँ पे क्या होता था, जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जो रॉयल मतलब जो राजकुमार हुआ करते थे, वहाँ उनको अपनी ही फैमिली के होते थे, उन्हीं की फैमिली के होते थे, और उनको गवर्नर, एज अ गवर्नर, और लोकल कस्टम्स और रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से उनको जगह जगह भेजा जाता था। Besides, there were vast areas between these centers. Here, the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute. तो यहाँ पे क्या होता था, जो मौर्यास थे उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, रोड्स और रिवर्स कंट्रोल करने की कोशिश करी। क्यों करी होगी, बिकॉज रोड्स एंड जो रिवर्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं किसी भी एम्पायर का, क्योंकि यहीं पर ही ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाई जाती हैं, और यहीं पर ही क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो यहाँ से वहाँ जाते हैं। इसीलिए इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी मौर्यस ने। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज important for blankets and South India for its gold and precious stones। और हमें अर्थशास्त्र से ये भी पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट में ब्लैंकेट्स बहुत ही फेमस हुआ करते थे। तो लोग क्या करते थे, इनसे जो रूलर्स होते थे वो लोगों से वहाँ से क्या एज अ ट्रिब्यूट, एज अ टैक्स क्या मांगते थे, ये सब चीज़ें जो वहाँ की फेमस थी वो चीज़ें उनसे ले लेते थे और उनको जो एम्परर होता था उस तक पहुँचाते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और ये जो चीज़ें थी उनको एज अ टैक्स, एज अ ट्रिब्यूट उनको कलेक्ट किया जाता था। अच्छा, अब ट्रिब्यूट होता क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड वैन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। सो ये टैक्स तो क्या होता था, एक रिपीटेड टाइम में उन लोगों से मांगा जाता था। जैसे सपोज महीने में 2 बार लोगों को देना ही देना है, वो रूल होता था, या महीने में 1 बार ही देना है। लेकिन ट्रिब्यूट कभी भी किसी से भी लिया जा सकता था, और अगर सामने वाला चाहे या ना चाहे उससे कोई मतलब नहीं होता था, वो ट्रिब्यूट लोगों से ले लिया जाता था। इसको बोलते हैं ट्रिब्यूट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन tax and tribute. There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent. अब यहाँ पे कुछ forested regions भी होते थे, जैसे मैंने बताया आपको मौर्यन डायनेस्टी में काफ़ी ऐसे जगह थी जो फॉरेस्ट होती थी, वहाँ पे लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपनी ज़िंदगी चलाते थे। तो क्या होता था, यहाँ पे रहने वाले लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स। लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता था जो रूलर्स थे उनको। तो वो क्या क्या देते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि वहाँ फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा, किसी भी राज्य में अगर एलिफेंट्स को रखना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था, क्योंकि एलिफेंट्स जो होते थे वो जब कोई लड़ाई होती थी, कुछ वॉर होता था, तो वो एज एन आर्मी में जाते थे लोग सोल्जर्स के साथ। और इसके अलावा हनी हो गया, शहद हो गया, वैक्स हो गया, और ये सब चीज़ें मौर्यन ऑफिशल्स को दी जाती थी।
सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. टुमारो वी विल रीड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर. आपका आज का होमवर्क है, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वंस अगेन प्रॉपरली, वर्ड बाय वर्ड. एंड आप पता लगाइएगा कि जो मैंने एक आपको स्कल्पचर के बारे में बताया 4 लॉयंस वाला, उसके बारे में आप और पढ़िएगा. इसके अलावा डायनेस्टी क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एन एम्पायर एंड अ किंगडम, एंड टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें भी देखिएगा. एंड यू हैव टू डू वन मोर थिंग, यू हैव टू रीड दिस द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी. ये आप पढ़िएगा, ठीक है. सो टुमारो we'll do the other half of the chapter. Till then, take good care of yourself and we'll see you tomorrow. Bye bye.